एक मुर्दा घर में रेबेका एक इंटर्न के तौर पर अपने आखिरी सुपरवाइज्ड प्रोसीजर के लिए शव को एम्बाम करने का काम कर रही है। रेमंड उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो। वह बहुत बारीकी से हर छोटी डिटेल का ध्यान रखती है और जब वह अपना काम पूरा कर लेती है तो शव बिल्कुल नया जैसा दिखने लगता है। उसका मेंटर रेमंड उसके काम की तारीफ करता है, लेकिन तभी उसकी नजर उसकी कलाई पर बने पतले निशानों पर पड़ती है जिसे वह तुरंत अपने दस्ताने से ढक लेती है। रेबेका फिर शव पर एक कट लगाती है और सारा खून निकालना शुरू कर देती है। रेमंड देखता है कि शव के पैर की उंगलियां फड़फड़ा रही हैं, लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं कहता। वह प्रक्रिया पूरी करने के लिए शव में एम्बामिंग फ्लूइड भरती है और रेमंड पुष्टि करता है कि वह पास हो गई है। इसके बाद रेबेका शव को वापस रख देती है। वापस आते समय लाइट झिलमिलाने लगती है और वह उलझन में ठिठक जाती है, लेकिन फिर ऐसे आगे बढ़ जाती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। अपना प्रेप रूम साफ करने के बाद उसे सामान लेने के लिए बेसमेंट में जाना पड़ता है, लेकिन वहां बहुत अंधेरा है और वह जाने में हिचकिचाती है। अचानक परछाइयों में कुछ हिलते हुए देखकर वह चौंक जाती है, लेकिन वह सिर्फ रेमंड होता है। वह उससे कहता है कि कभी भी बेसमेंट में मत जाना और इसके बजाय अलमारी से सामान लेना। रेबेका के जाने के बाद रेमंड बेसमेंट में कुछ दौड़ते हुए देखने के लिए पीछे मुड़कर देखता है और दरवाजा बंद कर देता है। ऑफिस में रेमंड उसके फुल टाइम एम्प्लॉय बनने पर जश्न मनाने के लिए चीयर्स करना चाहता है, लेकिन वह कहती है कि वह ड्रिंक नहीं करती। अब जबकि उसे उसकी जरूरत नहीं है, वह सारा एम्बामिंग का काम संभालेगी और वह बिजनेस के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। रेबेका को दिन की शिफ्ट मिलेगी और रेमंड रात की किसी भी इमरजेंसी को संभालेगा। वह कहती है कि उसे रात में काम करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेमंड गुस्से में उसे मना कर देता है। उसी पल रेबेका के सिर में दर्द होने लगता है, इसलिए रेमंड उसे वीकेंड पर आराम करने के लिए कहता है। रेबेका के जाने के बाद रेमंड बेसमेंट में वापस जाता है और कहता है कि यह फिर से हो रहा है। घर पर रेबेका अपने कपड़े बदलने के लिए बेडरूम में जाने से पहले चाबियां मेज पर रखती है। जब वह बाहर आती है तो यह देखकर चौंक जाती है कि चाबियां गायब हैं, लेकिन उसका ध्यान अपनी नोटबुक पर बने अजीब निशान पर नहीं जाता। गनीमत है कि उसे चाबियां दूसरी मेज पर मिल जाती हैं ताकि वह अपनी साप्ताहिक सपोर्ट मीटिंग के लिए निकल सके। वह भीड़ को बताती है कि आज उसे नशा छोड़े हुए 1 साल हो गया है और साझा करती है कि लत से जुड़ी शर्म और दर्द से निपटना कितना मुश्किल रहा है। वह समर्थन के लिए सभी को धन्यवाद देती है और उसकी स्पॉन्सर केली उसे गर्व करने के लिए कहती है। अपनी सीट पर वापस जाते समय रेबेका पीछे एक डरावने आदमी को अपना नाम फुसफुसाते हुए देखती है। मीटिंग के बाद रेबेका अपनी कार में बैठी अपनी बुरी इच्छाओं से जूझ रही होती है। वह एक अंधेरे कोने में गाड़ी चलाकर जाती है और लगभग एक डीलर से कुछ खरीदने की बात करने ही वाली होती है, लेकिन वह हिम्मत जुटाती है और हार मानने से पहले वहां से निकल जाती है। जैसे ही वह गाड़ी चलाकर वहां से निकलती है, रेमंड उसे मुर्दा घर आने के लिए कॉल करता है। वह योजना में बदलाव के लिए माफी मांगता है क्योंकि उसे शहर के मुर्दा घर से अचानक कई शव मिले हैं। कुछ मिनटों बाद रेबेका मुर्दा घर पहुंचती है और नोट्स पढ़ती है, जिससे उसे पता चलता है कि शवों को एम्बाम करने के साथ साथ उनका अंतिम संस्कार भी करना है। यह बात समझ से परे है, लेकिन उसे आदेशों का पालन करना ही होगा। कुछ उत्साहपूर्ण संगीत चलाने के बाद वह पहले शव पर काम करना शुरू करती है और ताजे घावों को देखते हुए उससे बात भी करती है। एक बार जब एम्बामिंग पूरी हो जाती है तो रेबेका संगीत बंद कर देती है और कागजी कार्रवाई पूरी करने लगती है। उसे न तो शव का अपना सिर घुमाना और आंखें खोलना दिखाई देता है और न ही फाइल पर उभरा हुआ वह अजीब निशान। डेटा सिस्टम में दर्ज करने के बाद वह शव को भट्टी में डाल देती है। जब रेबेका खिड़की से बाहर देखती है तो अपनी कार का दरवाजा खुला देखकर हैरान रह जाती है। वह उसे बंद करने के लिए बाहर दौड़ती है, जिससे लाइट जल जाती है। इसके बाद वह सामान लेने के लिए अलमारी के पास जाती है, लेकिन उसे चक्कर आने लगते हैं। वह अपना सिर रगड़ती है क्योंकि उसे अपने आसपास फुसफुसाती आवाजें सुनाई दे रही हैं। जब अंत में उसे होश आता है तो वह खुद को मेज पर बैठा पाती है और उसे याद नहीं रहता कि वह वहां कैसे पहुंची। उसी समय फोन की घंटी बजती है तो वह उसे उठाने के लिए दौड़ती है और उसका ध्यान उस फाइल पर नहीं जाता जिस पर एक और निशान उभर आया है। कॉल करने वाला रेमंड है, जो जानना चाहता है कि रेबेका कैसी है। वह उसे बताती है कि तूफान की वजह से लाइट में दिक्कत हो रही है, लेकिन बाकी सब ठीक है। फोन रखने के बाद रेमंड अपने शरीर पर पेंटिंग करने में वापस लग जाता है। इस बीच रेबेका दूसरे शव को हटाने लगती है, लेकिन लाइट जाने पर रुक जाती है। वह स्ट्रेचर पर शव को अपना सिर और हाथ हिलाते हुए नहीं देख पाती। चूंकि उसके फोन की बैटरी लगभग खत्म हो चुकी है, इसलिए वह मोमबत्तियां ढूंढने के लिए ऑफिस जाती है। एक दराज में उसे एक छोटा डिब्बा मिलता है जिसके ढक्कन पर मोमबत्ती बनी होती है, लेकिन अंदर सिर्फ कागज की पट्टियां होती हैं। एक पट्टी जलाने के बाद वह शव के पास लौट
लौटती है और नोटिस करती है कि एक हाथ हिल गया है, इसलिए वह उसे वापस अपनी जगह पर रख देती है। उसे अपने पीछे दीवार पर चमकता हुआ वह अजीब निशान या चादर के नीचे हिलता हुआ शव दिखाई नहीं देता। शव मुस्कुराता है और उसकी सफेद आंखें दिखाई देती हैं। उस शव को भट्टी में डालने के बाद रेबेका तीसरा शव बाहर निकालती है, जिस पर गहरे घाव और चोटें हैं। जब रेबेका को कोई आवाज सुनाई देती है तो वह ऑफिस चेक करने चली जाती है। शव अपनी आंखें खोलता है और सिर घुमाता है, जबकि दूसरे कागज पर भी वह निशान उभर आता है। ऑफिस में रेबेका को एक अजीब आकृति हिलती हुई दिखाई देती है और उसे लगता है कि यह रेमंड है। हालांकि पलक झपकते ही वह आकृति गायब हो जाती है, इसलिए वह सोचती है कि यह उसकी कल्पना थी। जब रेबेका प्रेप रूम में वापस आती है तो वह यह देखकर हैरान रह जाती है कि शव वहां से गायब है। तभी फोन फिर से बजता है और वह उसे उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ से एक आवाज आती है, तुमने ये मेरे साथ किया, ये सब तुम्हारी गलती है। डरी हुई रेबेका फोन काट देती है, लेकिन फोन बजना बंद नहीं होता, इसलिए वह उसे छोड़कर अपने चेहरे को छूने लगती है। वह तब घबरा जाती है जब उसे अपने हाथ पर खून दिखाई देता है और वह तुरंत अपने घाव को ढकने के लिए अपना कोट उतार लेती है। लेकिन जब वह दोबारा देखती है तो उसका हाथ साफ होता है। चूंकि फोन लगातार बज रहा है, रेबेका उसे एक बार फिर उठाती है। वही आवाज कहती है कि वह एक लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता है, जिससे रेबेका को एहसास होता है कि यह उसका पिता बेन है। वह बताता है कि उसकी 14 साल की बेटी रेबेका गायब हो गई है और उसे वह दिन याद आता है जब वह झील के पास अपने दोस्तों के साथ ज्यादा नशा करने के बाद बेहोश हो गई थी। चूंकि पुलिस ने उसे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 24 घंटे इंतजार करने को कहा था, इसलिए बेन खुद उसे ढूंढने निकल गया। वही वह रात थी जब की मौत हो गई और रेबेका आज भी इसके लिए खुद को दोषी मानती है। एक अजीब जीव का सपना देखने के बाद वह बेहोश हो जाती है। सुबह रेबेका अपने बिस्तर पर जागती है और हैरान रह जाती है। वह आईने में खुद को देखती है, तभी उसे दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक देता हुआ सुनाई देता है। जैसे ही वह बाथरूम से बाहर निकलती है, आईना धुंधला हो जाता है और उस पर लेट मी इन लिखा हुआ दिखाई देता है। रेबेका दरवाजा खोलती है तो सामने केली को पाती है, जो उसे नशा दोबारा शुरू करने के लिए डांटने लगती है। ऐसा लगता है कि रेबेका को याद नहीं है कि वह घर कैसे आई या उसने मदद के लिए उसे कॉल क्यों किया। वह कसम खाती है कि उसने कुछ भी नशा नहीं किया है, लेकिन केली उस पर विश्वास नहीं करती, जिससे वह पूरी तरह टूट जाती है। जब केली उसे सांत्वना देने के लिए गले लगाती है तो रेबेका उसे बहुत जोर से पकड़ लेती है। केली उसे धक्का देती है और यह देखकर डर जाती है कि रेबेका की आंखें पीली पड़ गई हैं, इसलिए वह भागने की कोशिश करती है। रेबेका उसे पकड़ लेती है और रसोई में पटक देती है और फिर केली की उंगली काट देती है। इसके बाद वह केली को फर्श पर फेंक देती है और बॉटल ओपनर से उसके कान में वार करती है, उसे कुछ बार घुमाकर उसकी जान ले लेती है। इसके तुरंत बाद रेबेका को होश आता है और वह जो कुछ भी उसने किया उसे देखकर डर जाती है। वह खून धोकर रेमंड को फोन करती है, जो उसे तुरंत वापस मुर्दा घर बुला लेता है। जब वह मना करने की कोशिश करती है तो रेमंड समझाता है कि वह जानता है कि वह किस द्वार से गुजर रही है, इसलिए वह ऑफिस में सब समझाएगा। जबकि रेबेका इस बात से घबरा जाती है कि रेमंड को सब पहले से पता था और उसने कुछ नहीं किया। केली खड़ी हो जाती है और अपने कान से बोतल खोलने वाला औजार निकाल लेती है। रेबेका उसे देखती है और तुरंत वहां से भाग जाती है, लेकिन दरवाजे पर उसे असली केली मिलती है। ऐसा लगता है कि पूरी घटना सिर्फ एक हेलुसिनेशन थी। केली की चिंता को नजरअंदाज करते हुए रेबेका अपनी कार में बैठती है और वापस मुर्दा घर के लिए निकल जाती है। रेमंड समझाता है कि राक्षस या ऐसी बुरी आत्माएं अक्सर मृत शरीरों में तब तक रहती हैं जब तक उन्हें कोई ऐसा जीवित व्यक्ति न मिल जाए जो इतना शक्तिशाली हो कि उसे अपने वश में कर सके। ऐसा लगता है कि एक शैतान ने रेबेका को चुन लिया है और अब वह उसे कमजोर करने के लिए उसके सभी गहरे राज्यों और दुखद यादों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वह पूरी तरह हार मान ले। रेमंड वर्षों से इस बारे में सीख रहा है, इसलिए वह कुछ ही मिनटों में रेबेका को जितना हो सके सिखाने की कोशिश करता है। वह उसे कुछ निशानों वाली एक ट्रे दिखाता है और समझाता है कि शैतान का नाम जानने के लिए इनका इस्तेमाल करना होगा। रेबेका को उस आत्मा का नाम पता लगाना है और उसे नर्क भेजने के लिए उसके संबंधित निशान को जलाना होगा। इससे पहले कि रेमंड अपनी बात पूरी कर पाता, शैतान रेबेका के शरीर पर कब्जा कर लेता है और रेमंड का अपमान करके उसे मेज पर पटक देता है। वह आग के पास इस्तेमाल होने वाली लोहे की रॉड पकड़कर उसके करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन रेमंड अपनी शर्ट खोलकर अपना सुरक्षात्मक निशान वाला टैटू दिखाता है। फिर वह ऑफिस से बाहर भाग जाता है और इससे पहले कि शैतान उसे पकड़ पाता, वह दरवाजा लॉक कर देता है। जब रेबेका सामान्य होती है तो वह रेमंड से दरवाजा खोलने की भीख मांगती है, लेकिन वह माफी मांगकर वहां से चला जाता है। जब प्रेप रूम में वह साया दिखाई देता है तो रेबेका बाहर निकलने के लिए कोई खुला दरवाजा या खिड़की तलाशती है, लेकिन सब
सब बेकार। वह फोन ट्राई करती है लेकिन वह भी काम नहीं कर रहा। रेबेका रेमंड के नोट्स पढ़ने का फैसला करती है, लेकिन तभी खिड़की के बाहर अपनी दादी को देखकर उसका ध्यान भटक जाता है। वह बूढ़ी महिला प्यार से उससे अंदर आने देने के लिए कहती है क्योंकि बाहर ठंड है, लेकिन अचानक वह आक्रामक हो जाती है और खिड़की पर जोर जोर से पीटने लगती है और रेबेका को एक निराशा बुलाती है। उसकी आवाज गहरी हो जाती है और जल्द ही वह गुर्राने में बदल जाती है। जब रेबेका पीछे मुड़ती है तो वह बेन को देखकर हैरान रह जाती है, जिसके चेहरे पर खून बह रहा है। वह कहता है कि वह उसके लिए एक सर्जिकल चाकू लाया है ताकि वह खुद को फिर से नुकसान पहुंचा सके और वे साथ रह सकें। स्कैल्पल से बेन के हाथ में कट लगने के बाद वह रेबेका पर हमला कर देता है और उसके पैर में कई बार वार करता है, जबकि उसकी दादी लगातार चिल्लाती रहती है। अचानक रेबेका को होश आता है और उसे एहसास होता है कि यह एक और हेलुसिनेशन था। वह लगभग खुद को खत्म करने ही वाली थी, इसलिए वह डर के मारे स्कैल्पल गिरा देती है। फिर बेन कॉरिडोर में दोबारा दिखाई देता है और जैसे जैसे वह करीब आता है कहता है कि वह मर जाएगी। रेबेका अगले कमरे में छिप जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। जब रेबेका को लगातार कई आवाजों में अपनी मौत की घोषणा सुनाई दे रही होती है तो रेमंड मुर्दा घर में फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद रेबेका खिड़की से बाहर देखती है और पाती है कि बेन वहां नहीं है। उसे यह भी पता चलता है कि गायब हुआ शव वापस आ गया है। वह चुपके से प्रेप रूम में वापस जाने का फैसला करती है और अपने घाव को टांके लगाने के लिए कुछ सामान उठाती है। उसी पल शव अचानक उठ बैठता है, लेकिन जैसे ही रेबेका ऊपर देखती है वह वापस लेट जाता है। टांके लगाने का काम पूरा करने के बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे काटने के लिए कह रही है। वह एक स्कैल्पल उठाती है और शव के पास जाती है, जो फिर से जाग जाता है और स्कैल्पल छीनने के लिए उससे लड़ने लगता है। काफी संघर्ष के बाद रेबेका लोहे की रॉड तक पहुंच जाती है और शव की गर्दन में घोंप देती है, लेकिन वह शैतान बहुत शक्तिशाली है और उसे आसानी से बाहर निकाल देता है। रेबेका कुछ तार उठाती है और उसे शव के चारों ओर बांध देती है, जबकि वह शैतानी आवाज में हंस रहा होता है। फिर रेबेका आखिरकार फोन उठाती है और रेमंड उसे आगे क्या करना है यह सिखाना पूरा करता है। उसके निर्देशों का पालन करते हुए रेबेका अपना खून उस प्रेतग्रस्त शव पर डालती है और उसे भट्टी में धकेल देती है। दुर्भाग्य से यह काम नहीं करता और भट्टी में धमाका हो जाता है, जिससे रेबेका दूर गिरती है। एक फ्लैशबैक में एक किशोर रेबेका को अस्पताल के स्ट्रेचर पर बंधा हुआ दिखाया जाता है। वह युवा लड़की अचानक अपने वयस्क रूप में बदल जाती है और रेबेका जागकर पाती है कि वह खुद भट्टी के अंदर है। वह घबरा जाती है और दोहराती है कि यह असली नहीं है जब तक कि वह वापस कमरे में नहीं आ जाती। इसके बाद रेबेका रेमंड को फोन करती है और बताती है कि यह काम नहीं किया, लेकिन रेमंड खुलासा करता है कि उसने उससे बात ही नहीं की थी, जिसका मतलब है कि यह एक शैतानी चाल थी। रेमंड उसे नीचे टेप ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही उसके निर्देश टॉर्चर में बदल जाते हैं उसकी आवाज बदल जाती है। वह साया एक दरवाजे के पीछे से उसे देख रहा होता है, जबकि रेबेका को शैतान की आवाज सुनाई देती है जो उसे अपने पिता को बचाने के लिए कह रही होती है। रेबेका बेसमेंट में जाती है जहां उसे एक बंद दरवाजा और टेप वाला एक छोटा कमरा मिलता है। वह किसी चीज के हिलने से चौंक जाती है, लेकिन वह सिर्फ एक गिरता हुआ डिब्बा होता है। शेल्फ से और भी चीजें गिरने लगती हैं, इसलिए रेबेका जल्दी से ऑफिस वापस भागती है। जब वह टेप चलाती है तो उसे आखिरकार रेमंड से वे निर्देश मिल जाते हैं जिनकी उसे जरूरत थी। उसे सही निशानों का पता लगाने के लिए एक कागज की पट्टी जलानी होगी, उन्हें ट्रे पर चुनना होगा और शैतान जिस शरीर में है उस पर यह ट्रे रखकर उसे भट्टी में जलाना होगा। प्रेतग्रस्त शरीर का खून भी उसी शव में इंजेक्ट किया जाना चाहिए ताकि वह निशान से जुड़ जाए, वरना जलने से पहले ही वह आत्मा बाहर निकल जाएगी। इस खून को बाद में इस्तेमाल के लिए बचाया भी जा सकता है ताकि ऐसा दोबारा न हो। एक प्रदर्शन के रूप में रेमंड वैलेरी नाम के एक प्रेतग्रस्त शरीर की बांह काटता है जो ताबूत के अंदर से दया की भीख मांग रही होती है। रेमंड के नोट्स को आखिरी बार देखने के बाद रेबेका कागज की एक पर्ची जलाती है और कमरे में तब तक घूमती है जब तक उसे दीवार पर एक निशान नहीं मिल जाता। वह ट्रे पर वही निशान लगाती है और बाकी निशानों की तलाश में आगे बढ़ती है। जल्द ही बेन फिर से प्रकट होता है और मीठी बातों से उसे भटकाता है और फिर उसका गला पकड़कर उसे घोंटने लगता है। जब बेन उसे अंदर आने देने के लिए कहता है और शैतान की तरह हंसता है तो रेबेका खुद को उस मतिभ्रम से बाहर निकाल लेती है। इसके बाद वह बेसमेंट के रहस्यमयी दरवाजे का ताला खोलती है जहां उसे दीवार में एक छेद मिलता है जिससे
जिससे वह रेमंड को वैलेरी के साथ डील करते हुए देख सकती है। वह मदद के लिए लगातार भीख मांग रही है, लेकिन रेमंड कहता है कि वह अब वैलेरी नहीं रही। जब रेबेका दूसरी तरफ देखती है तो वह खुद को एक ताबूत के अंदर पाती है, इसलिए वह ढक्कन पर तब तक जोर जोर से हाथ मारती है जब तक वह बाहर नहीं निकल आती। जब वह कागज की एक और पट्टी जलाती है तो उसे दूसरा निशान मिल जाता है। जैसे ही वह ऊपर लौटती है, वह साया अंधेरे में से उसे देख रहा होता है। सप्लाई क्लोसेट से तीसरा निशान मिलने के बाद रेबेका को आखिरी निशान बाथरूम में मिलता है। अचानक दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो जाता है और कमरा पानी से भरने लगता है। हताश रेबेका टॉयलेट के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और उसका सिर सिंक से टकरा जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। एक और फ्लैशबैक में बेन को झील के पास युवा रेबेका मिलती है। वह मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई नहीं आता, इसीलिए वह उसे वहीं रुकने को कहता है और डॉक्टर को ढूंढने निकल जाता है। दुर्भाग्य से बेन का पैर फिसल जाता है और उसका सिर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वर्तमान में रेबेका जागती है और बाथरूम सामान्य हो जाता है। ऑफिस में वह चारों निशानों को ट्रे पर रखती है और बीच का हिस्सा चमकने लगता है। उसे एक आवाज भी लगातार सुनाई दे रही होती है, इसलिए वह उसका पीछा करती है और बेसमेंट में एक ताबूत के अंदर वैलेरी को पाती है। रेबेका लगभग उसकी मदद करने ही वाली होती है, लेकिन फिर उसे अपने मिशन की याद आ जाती है और वह जाने से पहले वैलेरी के खून की एक बोतल उठा लेती है। इसके बाद रेबेका मुर्दा घर के सभी शवों को चेक करती है, जब तक कि उसे वह शव नहीं मिल जाता जिसकी छाती पर वे निशान बने हैं। वह उसे प्रेप रूम में ले जाती है और वह तुरंत हिलने लगता है, लेकिन रेबेका के उसकी छाती पर ट्रे रखते ही वह शांत हो जाता है। फिर वह लेप लगाने वाली छड़ी से शव को घोंपती है ताकि उसमें वैलेरी का खून इंजेक्ट कर सके, और जब शव पूछता है कि क्या यह सही शरीर है तो वह उसे अनसुना कर देती है। जल्द ही शैतान का नाम उसके माथे पर उभर आता है, जिससे पुष्टि हो जाती है कि उसने सही चुनाव किया है। रेबेका शव को भट्टी में धकेल देती है, जहां वह तड़पता और चिल्लाता है और पूरी तरह जलकर खाक हो जाता है। इसके बाद रेबेका बेसमेंट में वापस लौटती है, लेकिन वह साया अभी भी वहीं है। बेन उसके पीछे प्रकट होता है और कहता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा, और फिर उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देता है। नीचे गिरते ही रेबेका बेहोश हो जाती है और वह साया उसकी ओर बढ़ने लगता है। तभी एक और फ्लैशबैक शुरू होता है। पता चलता है कि बेन ने जंगल में उस शैतान को देखा था और वह इतना डर गया था कि उसका पैर फिसल गया। जब छोटी रेबेका की आंख खुली तो उसके पिता मर चुके थे। वर्तमान में रेबेका जागती है और अपने पिता से माफी मांगती है क्योंकि उसकी लत के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। बेन उसे खुद को दोष देना बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह उसे हमेशा दर्द के साथ याद रखे। जैसे ही रेबेका आखिरकार उसे जाने देने के लिए सहमत होती है, उसकी असलियत में आंख खुल जाती है। बाहर एक खूबसूरत दिन है और उसके कपड़ों पर कोई खून नहीं है, लेकिन वह अभी भी वैलेरी की आवाज सुन सकती है। रेबेका बेसमेंट में वापस जाती है और वैलेरी को आजाद करने के लिए ताबूत खोलती है, जिसकी पीठ पर कुछ भयानक घाव हैं। अचानक वैलेरी शैतान की आवाज में उसे मूर्ख कहती है और उसे फर्श पर पटक देती है। जब वैलेरी उसे मारने ही वाली होती है, तभी रेमंड वहां पहुंचता है और अपना टैटू दिखाते हुए एक प्रार्थना पढ़ने लगता है। वैलेरी को वापस ताबूत में धकेल दिया जाता है और रेमंड उसे फिर से बंद कर देता है। बाद में ऑफिस में रेमंड रेबेका से इस बात के लिए माफी मांगता है कि उसने उसे अकेले ही शैतान का सामना करने दिया। वह समझाता है कि अब वह वैलेरी नहीं रही, इसलिए वह उसे बेसमेंट में बंद रखता है ताकि नियमित रूप से उसका खून मिल सके, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो भविष्य में किसी और के कब्जे को रोक सकती है। वास्तव में उसने अपनी इस विधि को पूरी तरह सही करने से पहले अपने कई कर्मचारियों को खो दिया था। रेबेका को यह क्रूर लगता है और वह नौकरी छोड़ने की कोशिश करती है, तो रेमंड बताता है कि यह काम लोगों की जान बचाता है। वह यह भी खुलासा करता है कि वह इस अनुभव से कभी पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर वह यहीं रुकती है तो वह उसे और अधिक मजबूत बनना सिखा सकता है। ऐसी जिंदगी जीने से इनकार करते हुए रेबेका मुर्दा घर से बाहर निकल जाती है। हालांकि पार्क में जहां बच्चे खेल रहे होते हैं, उसे वह साया दिखाई देता है। यह एहसास होने पर कि रेमंड सही कह रहा था, वह वापस अंदर चली जाती है और अपनी नई नौकरी स्वीकार कर लेती है।